नमस्कार, 10 कदम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले बात यूपी पंचायत चुनाव की। तो अब तस्वीरें लगभग इस बार साफ हो चुकी है। इन चुनाव में समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली है। खबर है कि समाजवादी समर्थित उम्मीदवारों को ज्यादा सीट मिली है। रिजल्ट के मुताबिक बीजेपी समर्थित 679 उम्मीदवारों को जीत मिली है, जबकि एसपी के 742 उम्मीदवारों को जीत मिली है, जबकि बीएसपी समर्थित 320 उम्मीदवारों को विजय मिली है। लेकिन निर्दलीय और अन्य दलों मिलाकर करीब 1309 लोगों को जीत मिली है। और भदोही जिला पंचायत के 26 सीटों पर बीजेपी के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। एसपी की 10 सीटों पर जीत हुई है, बीजेपी को 4 सीटों पर जीत हुई है, बीएसपी की 3 सीटों पर जीत और 8 सीट पर निर्दलीय विजयी रहे हैं। वहीं रामपुर जिला पंचायत के परिणाम भी घोषित हो गए हैं। सभी 34 सीटों पर ये परिणाम घोषित किए गए हैं। बीजेपी 7 सीटों पर सिमटी, 11 सीटों पर जीती एसपी, कांग्रेस 2, बीएसपी 2 सीटों पर जीती है, जबकि 12 सीटों पर अन्य प्रत्याशी विजयी रहे हैं। और पंचायत चुनाव में ज्यादातर जगहों पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में कांटे की टक्कर देखने को मिली। और इस रिजल्ट पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अनुराग भदौरिया ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को धूल चटा रखी है। गोरखपुर, काशी और अयोध्या में भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पंचायत चुनाव में लगातार जनता का प्यार पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये चुनाव बता रहा है कि 2022 में जनता उत्तर प्रदेश के बदलाव के लिए कितनी तैयार है। पंचायती चुनाव में समाजवादी पार्टी ने बनारस में, प्रयागराज में, अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को धूल चटा दी है और गोरखपुर जो योगी जी का गढ़ माना जाता है वहां पे नाक को दम कर रखी है। पंचायती चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अपना परचम लहराया है और भारतीय जनता पार्टी को बहुत पीछे छोड़ दिया है। और इसी पर बातचीत करने के लिए प्रशांत पांडे लखनऊ से, उमेश श्रीवास्तव मेरठ से, अभिषेक आजमगढ़ से और सर्वेश हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं राजीव प्रशांत के ही पास। प्रशांत, अगर बात की जाए इस ओवरऑल पंचायत चुनाव में, हमने देखा कि एसपी कहीं ना कहीं बाजी मारती दिखाई दे रही है। लखनऊ में इस तरह से क्या स्थिति है? लखनऊ में अभी क्या सिनारियो देखा जा रहा है एसपी और बीजेपी को लेकर? निश्चित रूप से अगर बात करें पंचायत चुनाव में सपा ने जिस तरीके से बढ़त हासिल की है, ऐसे सपा के खेमे में काफ़ी खुशी की बात तो है ही, और साथ ही साथ आगामी जो चुनाव है उसको लेकर के भी उनके मन में इस बात को, जो एक तरफ निराशा थी, अब दोबारा से जनता का प्यार पा करके वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि आगे बदलाव की स्थिति देखी जा सकती है। ऐसे में राजधानी लखनऊ में भी अगर बात करें तो सपा की जिस तरीके से बढ़त रही है और उसी तरीके से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से सपा ने पीछे छोड़ा है, तो इसमें एक बात और निकल के आ रही है, जो भाजपा के नेताओं का कहना है कि ये हमारे वो उम्मीदवार हैं जो जीते थे, लेकिन ऐसे और कई उम्मीदवार हैं जिनको टिकट नहीं मिला था और बागी के बाद उन्होंने जो है पार्टी से हट करके पार्टी के अलग सिंबल पर चुनाव लड़ा था, तो वो भी हमारे ही हैं। तो ऐसे में भाजपा कहीं ना कहीं अधिक सीटों का अपने दावा कर रही है। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी ने भी स्पष्ट कर दिया कि हम भाजपा से अधिक सीटें लाकर जनता का अधिक प्यार पाए हैं। नीलू, चलिए, तो सभी अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि अध्यक्ष पद की जो कुर्सी है वो किसके पाले में जाती है। बातचीत करने के लिए इस वक्त उमेश भी हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं। उमेश, अगर मेरठ मंडल की बात की जाए, जिले की बात की जाए, तो वहां पर किस तरह की स्थिति है? क्योंकि अगर ओवरऑल अगर हम देखें तो समाजवादी पार्टी बीजेपी को पछाड़ते हुए आगे दिख रही है। जी हाँ, देखिए नीलू जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर और बुलंदशहर इसका उदाहरण है। मेरठ में पंचायत चुनावों की कुल 33 सीटें थीं। जिला पंचायत की कुल 33 सीटें थी, जिनमें से मात्र 5 पर ही भाजपा जीत पाई है। बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और बहुजन समाज पार्टी ने कब्जा किया है। निर्दलियों ने भी बाजी मारी है। और जहां तक सहारनपुर की बात की जाए तो यहां भी बसपा ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। बिजनौर की बात की जाए तो यहां समाजवादी पार्टी ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। समाजवादी पार्टी ने बिजनौर में 20 सीटें जीती हैं। इसके अलावा बुलंदशहर में बहुजन समाज पार्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो निश्चित तौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। खासतौर से मेरठ, बुलंदशहर,
सहारनपुर और बिजनौर में। इसके अलावा मुजफ्फरनगर में भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस अच्छी रही है, यहाँ 13 जिला पंचायत की सीटों पर कब्जा किया है बीजेपी ने। इसके अलावा निर्दलियों ने यहाँ पर 17 सीटों पर कब्जा किया है। शामली में भी भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। लेकिन इन 4 जिलों की बात की जाए, मेरठ, बुलंदशहर, सहारनपुर और बिजनौर, तो यहाँ यकीनन भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। सबसे ज्यादा झटका तो मेरठ में लगा है, क्योंकि मेरठ में मात्र 5 सीटें ही जीत पाई है भाजपा, जबकि दावा 28 सीटों का किया जा रहा था। बिल्कुल दावे किए जा रहे थे बीजेपी की तरफ से, लेकिन पंचायत चुनाव में उस तरह का प्रदर्शन बीजेपी का दिखाई नहीं दे रहा है। अभिषेक भी हमारे साथ आजमगढ़ से हैं। अभिषेक, अगर आजमगढ़ की बात की जाए तो यहां पर क्या स्थिति है? क्योंकि कहा जा सकता है कि एसपी लगातार पंचायत चुनाव में बीजेपी को पछाड़ती दिख रही है और एसपी में जबरदस्त उत्साह है इसको लेकर, क्योंकि 2022 से जोड़ रहे हैं। जी नीलू, यकीनन आजमगढ़ सपा बसपा का गढ़ माना जाता है और करीब 2 दशक से यहाँ पर सपा बसपा का जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पे कब्जा रहा है। अध्यक्ष कुर्सी पे ही नहीं बल्कि यहाँ के विधानसभा और लोकसभा में भी सपा बसपा का कब्जा रहा है। इस बार भी पंचायत के चुनाव में सपा ने यहाँ 27 सीट पे कब्जा किया है, जबकि बसपा ने यहाँ 17 सीटों पे कब्जा किया है। वहीं बीजेपी, जिसका जनाधार आजमगढ़ में कुछ नहीं था, उसके बाद भी बीजेपी ने यहाँ 10 सीटों पे कब्जा किया है। यह अलग बात है कि समाजवादी पार्टी का गढ़ है, समाजवादी पार्टी ज्यादा सीट पाने के बाद काफी उत्साहित है। लेकिन अगर गौर करें तो जब जितने भी उपचुनाव हुए हैं या पंचायती चुनाव हुए या छोटे चुनाव हुए, उसमें सपा बसपा ने तो बाजी मारी है, लेकिन जब फाइनल का रण खेला जाता है तो उसमें सपा बसपा को पटकनी देते हुए बीजेपी आगे निकल जाती है। तो निश्चित तौर पर इस हार से बीजेपी सबक लेगी और अपनी रणनीति तैयार करेगी। वहीं सपा का यह उत्साह कहीं उसके लिए घातक साबित न हो जाए, क्योंकि जब से पंचायत चुनाव के रिजल्ट आए हैं, सपा और बसपा खेमे में इतनी ज्यादा खुशी है मानो वो फाइनल का रण जीत लिए हो। तो कहीं न कहीं ये सपा बसपा के लिए सीखने की जरूरत होगी। ये छोटा चुनाव था, पंचायत का चुनाव था, इसको ध्यान में लेकर के आगे अभिषेक कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा खुशी मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जोड़ तोड़ का खेल है पंचायत चुनाव और इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। सर्वेश भी प्रयागराज से हैं। सर्वेश, जिस तरह से अभिषेक भी बोल रहे हैं, बाकी भी कह रहे हैं कि अभी तो खेल बाकी है, अभी तो जोड़ तोड़ की स्थिति बनेगी तो देखना होगा कि कौन बाजी मारता है। लेकिन फिलहाल अभी थोड़ी देर के लिए खुश हो रहे हैं एसपी के जितने भी प्रत्याशी जो जीत कर आए हैं, और पार्टी भी बहुत खुश है इसको लेकर। देखिए नीलू, निश्चित तौर पर सपा के लिए खुश होने का समय है, क्योंकि लंबे समय बाद उनको पंचायत चुनाव में जो बड़ी जीत मिली है वो उनके लिए संजीवनी का काम कर रही है। अगर पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल के लगभग सभी जिलों में बीजेपी को पछाड़ते हुए सपा ने अच्छी बढ़त बनाई है। और संगम नगरी प्रयागराज की बात करें तो यहाँ पर 84 सीटें थी, जिसमें से 27 सीटें जीतने का दावा समाजवादी पार्टी कर रही है, जबकि भाजपा को सिर्फ 14 सीटें मिली हैं। तो ये एक बड़ा अंतर और इसके साथ ही साथ जो बागी हैं, बागियों की संख्या भाजपा के बागी करीब जो है वो 12 है। तो इस तरह से ये कह सकते हैं टिकट वितरण सही ढंग से भाजपा ने किया होता और उनके पार्टी नेताओं का इस तरह का आत्मविश्वास नहीं होता तो भाजपा की स्थिति बेहतर होती। लेकिन भाजपा से कहीं न कहीं कुछ गलतियां हुई हैं, जिसकी वजह से उनको नुकसान हुआ है। तो अभी विधानसभा चुनाव में समय है। हालांकि पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा या अन्य छोटे दल काफी उत्साहित है, लेकिन अभी मंथन का समय बीजेपी के पास भी है और अन्य दलों के पास भी छोटा तैयारी चुनाव का समय जरूर है, तो लेकिन 2022 का चुनाव भी बहुत दूर नहीं है। इसलिए जहां कहीं भी गलती बीजेपी की तरफ से हुई है उसको सुधारने का अभी मौका है और बीजेपी इस पर काम भी करेगी शायद, जैसा हम सब समझ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सोनभद्र की बात करते हैं। यहां पर 31 जिला पंचायतों के नतीजे घोषित हैं। सोनभद्र में एसपी के 11 सीटें जीती हैं, बीजेपी यहां पर 5 सीटों पर विजयी रही है, बीएसपी 3, अपना दल ने 3 सीटें जीती हैं, कांग्रेस का यहां पर खाता भी नहीं खुला और अन्य को 9 सीटें मिली हैं। तो कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है और कांग्रेस का हाल बाकी जगहों पर भी कुछ इसी तरीके का है, जहां पर कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं दे रही है। सोनभद्र के 31 जिला पंचायतों के नतीजे घोषित हो गए, जिसमें से एसपी ने 11 सीटों पर बाजी मारी है, 5 पर बीजेपी 5 पर है, बीएसपी 3 पर और अपना दल 3 पर काबिज है। और अब बात कोरोना की करते हैं तो देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। 24 घंटे में 3,82,315 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 3,780 मरीजों की मौत भी हो गई है। 24 घंटे में 3,38,439 मरीज रिकवर भी हुए हैं। देश में 34,87,229 एक्टिव केस हैं।
तो लगातार जो कोरोना का कहर वो इसी रफ्तार से जारी है। हालांकि कई जगहों पर लॉकडाउन किया गया है, कोशिश यही की जा रही है कि मामले में कमी आए, लेकिन आज फिर एक बार आंकड़े की बात की जाए तो 3,82,315 नए केस सामने आ गए हैं, जो कल तक थोड़े से घटे थे, आज फिर अपनी पुरानी स्थिति में लौट आए हैं। 24 घंटे में 3,780 मरीजों की मौत हुई है, जबकि 24 घंटे में ही 3,38,439 मरीज रिकवर भी हुए हैं। देश में 34,87,229 एक्टिव केस इस वक्त बना हुआ है। तो लगातार कोशिश यही है कि किसी तरह से जो कोरोना के मामले हैं उसमें कमी आए। जो प्रत्येक राज्य सरकार है वो अपनी तरह से काम कर रही है, केंद्र सरकार उनकी मदद कर रही है, केंद्र सरकार भी लगातार इस ओर ध्यान देने की कोशिश कर रही है। लॉकडाउन कई राज्यों में किया गया है, लेकिन जो कोरोना के मामले हैं वो एक आध दो दिन तो आपको थोड़ी सी राहत देते हैं, कुछ कमी दिखाई देती है, लेकिन आज फिर से आंकड़ा 3,38,000 तक पहुंच गया है, जो अपने आप में चिंता का विषय बना हुआ है। और जैसा कहा भी यही जा रहा था कि जो मई का पूरा महीना है उसमें काफी ज्यादा कोरोना का पीक देखने को मिलेगा, और वही पीक इस वक्त है। जो बाकी राज्य है वो इस वक्त काफी ज्यादा प्रभावित हैं, उनमें भी कुछ राज्य सबसे ज्यादा। और वाराणसी शहर को मिला है ऑक्सीजन प्लांट। वाराणसी को ऑक्सीजन प्लांट मिला है। ये दरेखू का बंद पड़ा ऑक्सीजन प्लांट था, जिसे दोबारा से शुरू किया गया है। डीएम ने 24 घंटे चलाने का अब इसे निर्देश दिया है। रोजाना भरे जाएंगे करीब 450 सिलेंडर, जो अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोरोना के मामले में कहीं किल्लत चल रही है तो ऑक्सीजन की चल रही है। और जो दरेखू का प्लांट था वो बंद पड़ा था, अब इसे खोलने की बात हो रही है। और कहा यह जा रहा है कि जो बंद पड़ा दरेखू का ऑक्सीजन प्लांट है दोबारा से शुरू होगा। डीएम ने निर्देश दिए हैं कि 24 घंटे चलाने का निर्देश है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा सिलेंडर भरे जा सके। और इसका लक्ष्य रखा गया है, रोजाना भरे जाएंगे करीब 450 सिलेंडर। और योगी सरकार आज से गांव-गांव कोरोना टेस्ट करने जा रही है, और इस अभियान के लिए 97,000 राजस्व गांव को चुना गया है। यहां पर 10 लाख से ज्यादा मेडिकल किट बांटी जाएगी, और इस दौरान अगर कोई कोरोना मरीज मिलता है तो तुरंत उसका गांव में ही इलाज शुरू कर दिया जाएगा। साथ ही दवाई के साथ आयुष काढ़ा भी दिया जाएगा। और इस अभियान में स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी सहयोग करेंगे, ताकि अभियान को सफल बनाया जा सके। और अब बात करते हैं रिलायंस की, जिसने अपना वादा पूरा किया है और उसे निभाते हुए गुजरात के जामनगर में 400 बेड का कोविड अस्पताल का शुभारंभ कर दिया। ये तस्वीरें जामनगर के उसी अस्पताल के शुभारंभ की है, जिसमें RIL की तरफ से 400 बेड की व्यवस्था की गई है। ये एक कोविड अस्पताल है जहां पर कोरोना संक्रमण से जूझ रहे लोगों का फ्री में इलाज किया जाएगा। शुभारंभ का ये कार्यक्रम ऑनलाइन किया गया, जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी खुद शामिल हुए। विषम परिस्थिति में गुजरात के जामनगर में 1000 बेड का कोविड अस्पताल बनाने की रिलायंस फाउंडेशन ने जो जाहिरात की थी, उसके तहत ही जामनगर के डेंटल कैंपस में 400 बेड का कोविड केयर सेंटर रिलायंस फाउंडेशन ने शुरू कर दिया गया है। खास करके आज सीएम विजय रूपाणी ने यहाँ का जो कोविड केयर सेंटर है उसका वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण भी कर दिया है। खास करके बात की जाए, यहाँ जो सौराष्ट्र भर से जो मरीज आ रहे हैं, ये मरीज को सारवार के लिए ऑक्सीजन भी मुहैया कराया जा रहा है। दूसरी तरफ बात की जाए, सभी तरह के यहाँ के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भी भर्ती कर लिए गए हैं, और यहाँ आज जो मरीज आने वाले हैं, मरीज को सारवार भी शुरू कर दी गई है। किंजल कारसरिया, न्यूज़ 18, जामनगर, गुजरात। और तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच पुलिसकर्मियों को कोरोना से बचाने के लिए देसी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रयागराज आईजी रेंज में कुकर से बना भाप यंत्र लगाया गया है, जिससे भाप लेकर पुलिसकर्मी कोरोना से बच सकते हैं। प्रयागराज आईजी रेंज में लगे ये भाप यंत्र कोरोना से बचाने वाला ऐसा देसी आविष्कार है, जिसे आसानी से तैयार किया जा सकता है। पुलिस कर्मियों को कोरोना से बचाने के लिए इसे लगाया गया है। इस देसी जुगाड़ में एक हीटर पर प्रेशर कुकर रखा गया है और उसकी सीटी को निकालकर एक पाइप से उसे कनेक्ट कर दिया गया है। और ये बहुत ही अच्छा जुगाड़ का बहुत ही सरल माध्यम है कि कुकर का जो आप प्रेशर कुकर की सीटी हटा दीजिए और वहाँ से एक ट्यूब लगा करके दीवार पे लगा दीजिए
और जब आप पानी गर्म करते हैं उसके अंदर हम लोगों ने लौंग और अजवाइन डाला है, तो उससे जो वेपर आती है वो काफ़ी अच्छी होती है। और उससे जो नाक है और मुंह है, तो अगर उसको खोल करके वाष्प लिया जाए तो डॉक्टरों का ये कहना है कि अगर कोरोना नाक में या सलाइवा में आपके गले में है तो वो गार्गिल से उतना नहीं अफेक्ट हो पा रहा है। अगर लेकिन भाप ली जाए तो 60-70 डिग्री टेम्परेचर की अगर वाष्प जाती है, एयर जाती है, तो उससे वो इनफेक्टिव हो जाता है। इस तकनीक का इस्तेमाल गाजियाबाद पुलिस स्टेशन में किया जा चुका है। दरअसल फील्ड में रहने वाले पुलिस कर्मियों में कोरोना संक्रमण की ज्यादा संभावनाएं रहती है। खासकर पंचायत चुनाव के दौरान भी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित हुए हैं। तमाम चीजों को ध्यान में रखकर आईजी रेंज में ये भाप यंत्र लगाए गए हैं कि 4 मिनट अगर भाप 2 बार ली जाए, जो लोग फील्ड में काम करते हैं निकलने से पहले और आने के बाद, तो ये काफ़ी लोग, जैसा डॉक्टर्स कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और कोरोना संक्रमण को रोकने में काफ़ी फायदेमंद है। कुल मिलाकर ये देसी तकनीक कोरोना संक्रमण के खिलाफ कारगर साबित हो रहा है। डॉक्टर भी इस समय भाप लेने की सलाह देते हैं। ऐसे में इस तकनीक से पुलिस कर्मियों को कोरोना से बचाने का आइडिया काफी सराहनीय है।